पाकिस्तान की तारीख में जब भी जमहूरियत कमजोर हुई तो उसका बराह रास्त असर आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियों की सूरत में हुआ। जनरल अयूब खान की हुकूमत ने प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस 1960 नाफिज किया, जिसके तहत हुकूमत का कोई भी फर्द किसी सहाफ़ी को पकड़कर जेल में बंद कर सकता था और तब तक के अखबारात के तमाम डिक्लेरेशंस मनसूख कर दिए गए थे और हर अखबार को नया डिक्लेरेशन दाखिल करना था। इसी कानून के तहत एडिटर्स और पब्लिशर्स की शराइत के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो से क्लियरेंस मशरूत करार दी गई थी। प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस में 1963 में मजीद तरामीम की गयी। अब अखबारात से कौमी और सूबाई असम्बलियों और आला अदालतों की रिपोर्टिंग का हक छीन लिया गया और इस सियाह कानून में तहरीर किया गया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर असम्बलियों की कार्रवाई के बारे में हैंड आउट जारी करेंगे। आला अदालतों के रजिस्ट्रार भी अदालती कार्रवाई के बारे में हैंड आउट जारी करेंगे। अखबारात सिर्फ ये हैंड आउट शाया करने के पाबंद होंगे। इसी तरह जिला के आला अफसरान, डिप्टी कमिश्नर अमन अमान के बारे में जो प्रेस नोट जारी करेंगे वो बगैर किसी इदारत के शाया होगा। इस कानून के तहत डिक्लेरेशन मनसूख करने, नए अखबारात को डिक्लेरेशन जारी करने, अखबारात से ज़र जमानत तलब करने और ज़र जमानत जब्त करने के इख्तियारात भी मजाज अथॉरिटी को हासिल होंगे। जनरल याहिया खान के वज़ीर इत्तलात जनरल शबीर अली खान की एमा पर अखबारी इदारों ने 100 से ज़ायद सहाफ़ी और गैर सहाफ़ी अफराद को बरतरफ किया। ताहम इस वक्त सहाफ़ियों को इतनी आज़ादी थी कि वो पिछले डिक्टेटर जनरल अयूब पर तनकीद कर सकते थे। जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत में सहाफ़ियों पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया गया। वो सेंसरशिप के अरूज का दौर था। 11 मई 1978 को लाहौर की कोट लखपत जेल में 4 सहाफ़ियों को इसलिए कोड़े मारे गए कि बाकी सहाफ़ी इबरत हासिल करें और फौजी आमरीत के सामने घुटने टेक दें। सहाफ़ियों को कोड़े मारे जाने की खबर BBC से नशर हुई और फिर पूरी दुनिया में सहाफ़ियों ने इस पर एहतजाज किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मीडिया को काफ़ी आज़ादी थी। बहुत से निजी TV चैनल्स का भी आगाज़ हुआ, लेकिन अदलिया बहाली तहरीक की कामयाबी और 2008 में जमहूरियत की बहाली के बाद जनरल मुशर्रफ को मीडिया और जमहूरी कुव्वतों के सामने घुटने टेकने पड़े और इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। फिर गुज़िश्ता 10 बरस की दिहाई में 2 जमहूरी हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक टॉप ट्रेंड बना जिसका नाम था अरेस्ट एंटी पाकिस्तान जर्नलिस्ट। इसमें बहुत से सहाफ़ियों के नाम थे। एक रिसर्च के मुताबिक इसका ताल्लुक सोशल मीडिया अकाउंट से निकला। 2 दिन पहले अपोजिशन की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पार्टी के बाकी रहनुमाओं के साथ एक इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो दिखाई, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि सजा का फैसला किसी दबाव के नतीजे में है। इसके बाद पैमरा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाने पर चैनल्स को नोटिस जारी किए गए। गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान जिन सहाफ़ियों को मुख्तलिफ चार्जेस की बिना पर गिरफ्तार किया गया और मुकदमात चलाए गए, उनमें अमार जान को 16 MPO के तहत, रिजवान राजी को प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत, जबकि गौहर वजीर को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। माजी में वज़ीर आज़म इमरान जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और नाजरीन इधर हमारे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये सारी तारीख देखी है, ख़ास तौर पे एक सहाफ़ी के तौर पे। अली अहमद कुर्द साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्वेटा से, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और वो लीडर हैं जिन्होंने लॉयर्स मूवमेंट को लीड किया था जमहूरियत के लिए। इम्तियाज़ आलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और सैफमा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, उसके फाउंडर हैं, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ हैं रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब, दफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कुर्द साहब आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि कानूनी मामला है और जो जज अरशद मलिक की जो एक टेप सामने आई है मुबैना तौर पर, जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि वो इस दबाव में थे कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक फैसला कर लें। आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की कानूनी चाराजोई होनी चाहिए इस टेप के खिलाफ या इस चीज के ऊपर? नहीं, देखें मैडम मुनीज़ा, कानूनी चाराजोई की बात तो इसमें किस लिहाज से आपने पूछा है। देखें, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आप उनको एग्रीव्ड पार्टी समझ रहे हैं। हम कानून की ज़ुबान में जो इसे अल्फाज करते हैं वो एग्रीव्ड पार्टी है, तो उस लिहाज से मरियम नवाज साहबा जो है एग्रीव्ड पार्टी है। उनके वालिद इस वक्त किसी भी केस में इस वक्त वो जेल में है। वो खुद भी उनको उनके शोर के साथ जो है इसी में जो रेफरेंस था इसमें 21% के तौर पे वो भी पेश होती रही। अब जो सज़ा मिली है उस सज़ा के बारे में शुरू के दिनों में जब ये सज़ा हुई थी उस वक्त
बहुत लोगों ने जो भी आपके चैनल में बाकी दूसरे चैनल्स में प्रोग्राम में लोग बोलते रहे कि बहुत कमज़ोर किस्म का फैसला है। देखिए, अगर किसी भी फैसले के ऊपर कोई सकता है तो साफ ज़ाहिर है कोई कानूनदानी बात कर सकता है या वो शख्स बात कर सकता है जो अदालती ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो। तो उस वक्त हमने भी बात की, मैंने बहुत दफ़ा बात की और लोगों ने बात की, साबिक़ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने बात की। बड़ी ये बहुत हैवी किस्म की आवाज़ें हैं। इन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट है इसमें कोई जान नहीं। खैर, वो बात तो अपनी जगह पे गई। अब उसकी अपील भी पेंडिंग है, अपील में भी जो है अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर एग्रीव पार्टी के पास कोई ऐसा वीडियो आ गया है तो मैं समझता हूँ ये उनका राइट था, उन्होंने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफियों के सामने इसको जो है वो किया। तो इसमें उनके खिलाफ तो कोई कानूनी चाराजोई होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, मगर कुछ साहब फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो ये कहती हैं कि किसी को ये इजाजत नहीं है कि वो किसी और को रिकॉर्ड करे उनको बगैर बताएं, तो ये भी एक जुर्म है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं करना चाहिए था। ये बिल्कुल फिरदौस साहबा जो कह रही है बात ठीक है। किसी भी आप ये हमारे वैसे भी अखलाकियात के बुनियाद पे वैसे भी कानून के लिहाज से आप छुप कर ना किसी की बात सुन सकते हैं, ना उसकी वीडियो बना सकते हैं, ना ऑडियो टेप कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, मगर अब ये देखा जाएगा ना कि ये वीडियो आया, जो वीडियो बनाई गई है उन जज साहब के अरशद मलिक साहब की मर्जी से बनाई गई है या छुप कर या उसको बताए बगैर ये सारा जो है सीक्रेटली किया गया, वो तो बात की बात है। खैर, उन्होंने डिनाई कर दिया अरशद मलिक साहब ने। उन्होंने कहा था कि जी मेरे पर ऐसा कोई दबाव नहीं था कि मैं इस किस्म का फैसला दूं, तो उन्होंने उसको मुस्तरद किया इस वीडियो को। उस वीडियो को रिलीज करने से मुस्लिम लीग और मियां साहब को जो फायदा मिलना था वो मिल गया। अब उनका केस डाउटफुल हो गया। अब हुकूमत जितनी भी कहे और जो भी कहे वो बात की बातें, उसका इतना असर नहीं हो सकता जितना कल के उसके जो वीडियो रिलीज हुई है उसके फैक्ट के मुकाबले में बाकी बातें बहुत छोटी बातें हैं। PMLN ने इसको पहले मीडिया की तरफ ले गई और उसका जो कुछ भी उनका ऑब्जेक्टिव था, मेरा ये ख्याल है कि वो अचीव हो गया है। अब मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट इज ऑन द बैक फुट, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अब वो उनको उस बॉल को किस तरह से वो इन्हें हैंडल करते हैं। जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ताल्लुक है, एडवाइजर का, स्पेशल असिस्टेंट का ताल्लुक है, वो तो एक रेटरिकल उन्होंने जवाब दिया है। असल बात तो इस वक्त ये होगी कि भाई आप असल जवाब आपके पास है क्या। इन्हें ये आपके एक जजमेंट को, इन्हें ये अल अजीजिया वाला केस जो है उसके जजमेंट को, अच्छा इनकी जो अपील है अगेंस्ट दिस जजमेंट उसको खामखा डिले कर रही है। यानी आई डोंट नो कौन कर रही है डिले, जबरदस्ती डिले कर रही है। इन्हें डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, इसकी हियरिंग नहीं हो रही है। इसी से डाउट मैंने शुबा होता है लोगों के ज़हनों में। लिहाजा आप ये कह रहे हैं कि अवाम की अदालत में कम से कम नून लीग जो है इस केस के अंदर या इस इंसिडेंट के अंदर आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ गेन किया है एज ऑफ टुडे। अमजद शुएब साहब, बात असल में ये तहकीकात की बात हो रही है, तो इस सिलसिले में होना क्या चाहिए, आप क्या समझते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है जो रास्ता इख्तियार किया मरियम नवाज ने, वो भी मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल उन्होंने गैम्बल खेला है और उसमें मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर भी हरफ आ सकता है कल को। अगर ये सब जैसे उनके है आदत टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स और जाली बनाना, कल ये भी निकल आई तो मुश्किल पड़ जाएगी। और इसमें देखें, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैंने उससे ऑडियो टेप को बड़ा अच्छी तरह सुना है काफ़ी दफ़ा। उसमें गुफ्तगू लगता है कि बाज़ जगहों पे काटी हुई है, नामुकम्मल है। जज उसमें अपनी सफाई में ये कह रहा है कि जी मेरे ऊपर, मुझे इन्होंने धमकियां भी दी, मुझे पैसे भी ऑफर किए, रिश्वत देना चाह रहे थे। अब जज के पास दो रास्ते थे कि एक तो ये रिश्वत पकड़ लेता और मसला हल कर देता, जैसे वो कह रहे हैं उस तरह कर देता। दूसरा ये है कि रिश्वत नहीं पकड़ी, फैसला अपनी मर्जी से करना था, लेकिन कहा जी मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है। अब वो जो बात वहां कर रहा है वो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था कि अभी केस मेरिट पे आपने करना है। ये अल्फाज मेरिट के उसने इस्तेमाल किए हैं उसमें। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते कि ये ब्लैक है या वाइट है। होना ये सारा चाहिए अदालत के मातहत उसके यानी ज़ेर इंतजाम होना चाहिए। कुछ साहब, जिस तरह के अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कि जी अदालत को इस मामले को आगे लेके जाना चाहिए, तो क्या
जो इस वक्त जज अरशद मलिक हैं वो एक पिटिशन दायर कर सकते हैं या रिक्वेस्ट दायर कर सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? नहीं, देखिए मैडम, जहाँ तक अरशद मलिक साहब की बात है, अब गुड और बैड, अच्छा या गलत, उनके खिलाफ एक तासुर आ गया है, या उनकी बात उस वीडियो के हवाले से जिनको उन्होंने रिफ्यूट किया कि ये वीडियो मेरा नहीं है, ये कहा गया, उसमें उस मामले में अब मियाँ साहब का केस हाईली डाउटफुल हो गया है। अब दूसरी बात ये है, इसका इमीडिएट जो इफेक्ट सब पड़ेगा मेरे जहन में, और पढ़ना चाहिए, कि वो मियाँ साहब की अपील जो अभी तक काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, वो उसमें कोई डेट फिक्स नहीं है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंडर प्रेशर है, बिल्कुल, वो सबसे पहले एक अर्ली डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेगी। अब जब तक उस हियरिंग के दौरान जब तक कोई पार्टी, हुकूमत या नैब या मरियम ये जो मुस्लिम लीग है, अगर जब तक वो ये वीडियो को पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने तईन से कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। जब तक एक चीज उसके सामने नहीं आएगी तो उसका जुरिस्डिक्शन लेना, उसका कॉग्निजेंस लेना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियार में नहीं और है। इसके अंदर मुझे दुरुस्त कर दीजिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कोई रोल नहीं होगा? नहीं, उसमें नहीं, बिल्कुल कतन कोई रोल नहीं है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कतन कोई रोल नहीं है। और एक और कितनी अजब बात है कि ये नैब रेफरेंस जितने भी हुए थे, A1 फील्ड्स वाले और ये फ्लैगशिप वाले और ये अजीजिया, इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट का एक ऑनरेबल जज कर रहा था। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जज मॉनिटरिंग भी कर रहा है, उसके बाद भी अगर इस किस्म का जजमेंट आता है जिसमें बाद में एक वीडियो रिलीज होती है कि मैंने अंडर प्रेशर जो है ये फैसला दिया, तो मैं कहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक बहुत बड़ी ऐसी बात है जिसकी सफाई हर लिहाज में लाजमी है। जी, ये आपने बहुत अहम बात कर दी, मगर कुर्द साहब सिर्फ एक बात छोटी सी बता दीजिए, आपने तो अपने प्रोफेशन में ये भी देखा है कि ये पहली दफा कोई जज ब्लैकमेल नहीं हुआ, माजी में भी होते रहे। देखना, यही तो मैं कहता हूँ, बड़ा अफसोस होता है। जुल्फकार अली भुट्टो का केस है, आप यकीन करेंगे सारे पाकिस्तान में किसी वकील ने आज तक, बावजूद भुट्टो साहब से हजार इख्तिलाफ के, वो कोई भी वकील ने आज तक उस केस को एज ए रेफरेंस केस के कभी पेश नहीं किया। कभी पाकिस्तान के किसी भी जज ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, किसी जज ने उस साइटेशन को, उस जजमेंट को कभी रेफर नहीं किया, उसको कभी साइट नहीं किया। और फिर नसीम हसन शाह साहब ने सारे पाकिस्तान के लोगों को इल्म है, खुद इसी चैनल पे आके, वीडियो पे आके उन्होंने कहा कि मुझे, हम लोगों ने जो है ये प्रेशर में आके ये फैसला दिया। इधर मैंने छोटा सा वक्फा लेना है और वक्फे के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और हम बात कर रहे हैं जज अरशद मलिक की टेप के बारे में और मुबैना तौर पे जो उनके पर दबाव डाला गया था, इसका क्या असर होगा कौमी सियासत पर। ज़िया साहब भी हैं और ज़िया साहब, आपने हिस्ट्री देखी है, अब इस किस्म की चीज़ें जो आ रही हैं, माजी में भी, बल्कि हाल ही में हमें ये खबरें मिलती रही, आपको भी मिलती रही, हम सबको मिलती रही कि जी यहाँ पे जजेस ब्लैकमेल होते हैं। अगर अब ये वीडियो सामने आ गई है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसकी बात खुद वजीर आजम साहब करते हैं, उसको कैसे हम इंश्योर करेंगे? और ये एक अलमिया नहीं है लॉयर कम्युनिटी के लिए जो उठे रूल ऑफ लॉ के लिए, सहाफ़ियों के लिए जिन्होंने बात की इसके ऊपर? ये तो एक ऐसा इशू है पाकिस्तानियों के लिए, खासकर जुडिशरी का, कि हम किसको बिलीव करें। इन्हें जो भी जजमेंट्स आए हैं वो शुरू से ले लें, आप जस्टिस मुनीर से ले लें कि जो उन्होंने हरकतें जो की, इन्हें सुपीरियर जुडिशरी ने पाकिस्तान के साथ जो जो जुल्म किए हैं वो तारीख बताती है आपको, और इनके जजमेंट्स की वजह से पाकिस्तान को जितनी इन्हें पाकिस्तान की ज़्यादातर सोशल ग्रोथ जो है ना वो रिटार्ड हुई है, बिकॉज मेनली जुडिशरी के जजमेंट्स में इनकी जो अप्रोच जो रही है। मगर इस टेप से किससे ज्यादा नुकसान होगा? क्या जजेस को होगा, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को होगा, क्या वजीर आजम साहब को खुद होगा, किसको होगा? ये जुडिशरी को ज्यादा होगा, वो इसलिए कि आप शुरू से देखें, खासकर नवाज शरीफ साहब के केस में, इन्हें मिसाल के तौर पे, मैं सुपीरियर कोर्ट पे कोई एक्सप्रेशन नहीं करना चाहता, लेकिन सादिक और अमीन जो वाला मसला है वो है आज़द की सीरत का। इन्हें अगर ज़िया-उल-हक ने अपने इंटरेस्ट में इसको कानून बना दिया है तो इसका मतलब यह है कि आप किसी पाकिस्तानी को
ये कह करके ये सादिक और अमीन नहीं है, आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। ये यानी कौन सा पाकिस्तानी है जो ये क्लेम करे कि मैं सादिक और अमीन? यानी ये हुजूर की सीरत है। ये कोई नॉर्मल सादिक और अमीन वाले आपको सिर्फ पार्लियामेंट के लिए चाहिए, बाकी सारे जजेस, सहाफी, जनरल, सब इमरान खान साहब ने खुद क्लेम दफा भी पिछले दिनों मैं सादिक और अमीन हूँ। अब जरा सोचें, इमरान साहब की खुद की तारीख देख लें, उनकी कैरियर देख लें और फिर उनका क्लेम देखें। और ये क्लेम वो किस लिए कर रहे हैं कि जुडिशरी ने कहा है कि तुम सादिक और अमीन हो। ये हुजूर की सीरत है। जी जनरल साहब, बात असल में ये है कि जब ये कहते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जी जजेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो आपकी नजर में कौन दबाव डालता है? क्या वजीर आजम साहब खुद डालते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डालती? कौन डालता है ये दबाव? मैं दो बातें यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। पहले तो आपने जो सादिक और अमीन की बात की, आर्टिकल 62-63, देखिए कोई भी शख्स फरिश्ता नहीं, लेकिन आप जिनको अमानत पकड़ाते हैं उनसे कुछ तो बुनियादी ज़रूरियात उनकी और कुछ ऐसे उनके किरदार में खूबी होनी चाहिए जिससे उनको हकदार समझा जाए। वो पाकिस्तान से बड़ी तो मेरे पास कोई और कोई अमानत नहीं है। अगर किसी को वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के तमाम रिसोर्सेज, ज़राए, कवानीन, हर चीज़ पे उसको इख्तियार दे दिया गया। अब अगर उसमें बुनियादी कैरेक्टर वीकनेसेस निकल आए, आप छोड़ दीजिए सादिक अमीन का किस्सा, फरिश्ता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जो कहानी हम करते रहते हैं, लेकिन क्या उसको चोर होना चाहिए? उसको डाकू होना चाहिए? क्या उसको खयानत, उसको अमानत में खयानत करने वाला होना चाहिए? तो कानून मौजूद है ना, कानून को तो आप रद्द कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। कानून 62-63 मौजूद है, ये नहीं उसमें दी हुई है सारी चीजें। ये तो हुजूर की उसमें दिया हुआ है, ये तो हुजूर की सीरत है, ये किसी इंसान की सीरत नहीं हो सकती उसमें जनाब। ये और फिर प्राइम मिनिस्टर इतनी दफा झूठ बोलेगा, वो आप डिप्लोमेसी में झूठ बोलता है भाई, कितनी दफा बोलेगा? एक झूठ बोलता है प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन रिलेशंस में है मेरी डिप्लोमेसी में बोलेगा, इधर आके कतरी खत आपको पकड़ाता है, एफिडेविट देता है, खत तो और आप कहते हैं जिसकी बात है। मैं कह रहा हूँ ये प्राइम मिनिस्टर जो है, वो डिप्लोमेसी में झूठ बोलता है, झूठ बोलेगा वो फिर सीरत उसकी रहेगी। वो आप एक सादिक और अमीन रहेगा बना देते हैं, और फिर वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में भी बहुत सी दफा एक प्राइम मिनिस्टर को ऐसे फैसले करने पड़ते हैं कि वो एक अपनी जायदाद के बारे में फैसले करने उसने। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ 62-63 है? कौन सी दुनिया में 62-63? तो पाकिस्तान में और आपके 62-63 रखने से पहले जो है, हम जैसा मेरी सवाल तो सुने ना, आप सवाल मेरी सुन नहीं रहे। 62-63 रखने से क्या आपके सारे लोग सादिक और अमीन हो गए? और 62-63 जो था वो पिछले 30 साल में आया ना, उससे पहले तो 62-63 नहीं था। तब क्या सारे जो थे वो गुंडे? ये और भी सेल्फ सर्विंग आर्गुमेंट है। मुझे ये बताइए, अगर सारे हो नहीं गए तो उनसे तवक्को करना कि ये हों तो क्या बुरी बात है? यार ये कैसा अगर मैं ये तवक्को करूं कि मेरे सादिक और अमीन हो, ये सादिक और अमीन तो मेरा कसूर है ये? और नहीं, मैं तो आप पे इतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सुपीरियर जुडिशरी से पूछता हूँ कि वो कैसे किसी को सादिक और अमीन बना देते हैं और किसी को कहते हैं कि सादिक और अमीन नहीं है। अगर कानून भी हटा देंगे तो वो डाकू ही रहेंगे। दबाव जहां तक मैंने सुना है, मैंने हामिद मीर की एक तकरीर सुनी जिसमें वो कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो चीज है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज दबाव डालेगा जज अरशद मलिक के ऊपर? सर मॉनिटर कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट का जज। देखें, ये तो अरशद मलिक ही बता सकता है कि उसके ऊपर किसका है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जो मतलब मुझे भी पता नहीं है। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मैंने आज जियो के ऊपर सुनी। चारों कनायों में बात करने से तो आप बहुत कह सकते हैं कि इस पे ट्रंप का दबाव आ रहा था, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा, चारों कनायों में नहीं, एक मॉनिटरिंग जज गेट योर पॉइंट। अब जरा बहस को आगे भी लेके जाना है। कुछ साहब आप बताइएगा कि ये जो अमजद शुएब साहब कह रहे हैं और ये आर्गुमेंट चल पड़ी है 62-63 की, आप इसको कैसे देखते हैं? जो कि आपकी राय तो हम पढ़ते भी रहे हैं इससे पहले भी इस इशू के ऊपर। नहीं, देखें ज़ियाउद्दीन भाई जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वो कहते हैं कि सादिक और अमीन इस दुनिया में, इस कायनात में जो ये सिफत सिर्फ रसूलुल्लाह की है। जब रसूलुल्लाह की सिफत है
उसको आप किसी और आदमी के किरदार को, रवैये को, अखलाकियात को, उसकी ज़िंदगी के उभार चढ़ाव को इन खसूसियात, इस सिफत की बुनियाद पे नहीं देख सकते। और मैं ये समझता हूँ कि अब भी जब असम्बली आएगी, जो असम्बली आई है और जो भी होगा, सबसे पहले जो अमेंडमेंट आएगी वो 62 और 63 की उसमें होगी और होना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है। आपने दुरुस्त फरमाया कि 62-63 के हवाले से पहले काफी सियासी जमातें कह चुकी हैं कि हम इसको अमेंड करेंगे, मगर फिर उसे पीछे हट गई। अब क्या होगा 62-63 के हवाले से? मगर फिर भी सियासतदानों में नाजरीन कम से कम ये कंसेंसस नजर आ रहा है कि 62-63 जो एक शिक है वो शायद गलत तरीके से भी इस्तेमाल होती रही है। वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद मीडिया के बारे में बात करेंगे।